रिसेंटली इरेडा के अंदर हमको दो डेवलपमेंट देखने को मिली है, मेजर डेवलपमेंट है। पहला तो उसमें जो एक्सीलेंट रेटिंग मिली है उनको उनके 5th कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए गवर्नमेंट की साइड से मिली है। उसके बाद इरेडा के रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो ये दोनों डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से उसके प्राइस में भी चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। तो वन बाय वन दोनों ही डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो रेटिंग मिली है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फ्यूचर ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, और दूसरा रिजल्ट किस तरीके से आए हैं। क्योंकि अगर आप इरेडा के चार्ट को देखेंगे, मीन्स इसके प्राइस मूवमेंट को देखेंगे, तो ये तो चलो 1 मंथ का चार्ट है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन करूं तो इरेडा का जो स्टॉक था वो 50 के आसपास लिस्ट हुआ था, 50-60 के आसपास स्टार्टिंग में आया था। दिसंबर 2023 की बात है। अगर आप उस टाइम से इन्वेस्ट करते हो, मीन्स नए इन्वेस्टर नहीं हो, तो आपको याद होगा कि 50-60 के आसपास से ट्रेड हुआ था। तो भाई जिसने 50-60 के आसपास बाई किया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, वो लक्की बंदा कौन है और कितना होल्ड करके चल रहा है, तो कमेंट जरूर कर देना। तो उसके बाद बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट स्टॉक 270 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये हुआ था जुलाई 2024 के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इसके वॉल्यूम भी डाउन होता हुआ दिखा और प्राइस भी काफ़ी डाउन होता हुआ दिखा, जो फिलहाल 140, 130, 35 के आसपास ट्रेड करके मतलब इसी जोन में घूम रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो इस चीज़ को भी समझेंगे कि फ्यूचर में ये प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। अभी तो ये पैटर्न है, आगे इस तरीके से जाएगा या फिर यहाँ से और थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिल सकता है। देखिए डेवलपमेंट जो होती है ना स्टॉक के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जो न्यूज़ आती है ना, उनको फॉलो करेंगे तो काफ़ी क्लैरिटी आती है। देखो याद होगा वो जेंसोल वाला केस जो जिस टाइम पे हुआ था, शायद इस टाइम पर वो केस हुआ था फरवरी 2025 के आसपास, जब चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। जेंसोल का नाम मार्केट में बहुत चल रहा था कि जेंसोल में ये स्कैम हुआ है। उसके बाद उसका इरेडा से लिंक आया था कि इरेडा ने जो उनको फंड्स दिए थे उनको मिसयूज़ हुआ था। ओवरऑल न्यूज़ तो यही थी, जिसकी वजह से जेंसोल का स्टॉक तो ऑलमोस्ट भाई क्रैश हो गया, 95% के आसपास क्रैश हो गया। लेकिन इरेडा के स्टॉक के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि भाई पैसा तो इरेडा का ही था, उन्होंने बर्बाद किया तो कंपनी बर्बाद हो गई। लेकिन इरेडा का जो पैसा गया वो भी खत्म हो गया, तो वो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। क्योंकि इनका काम क्या है, इरेडा का मेनली काम तो देखो सिंपल सा ही है कि वो पैसा देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को, उनकी मतलब डेवलपमेंट के लिए, उनके बिजनेसेस के लिए। तो ऐसे ही उन्होंने जेंसोल को पैसा दिया, लेकिन जेंसोल ने पैसे को बर्बाद किया, गलत मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से इफेक्ट इरेडा के ऊपर भी आया था और जेंसोल के ऊपर तो हमको देखने को ही मिला। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि प्राइस हमेशा एक साइड नहीं चलता। 50 से स्टार्ट किया, 250 270 के आसपास तक गया, उसके बाद डाउन भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई नीचे ही जाता रहेगा। कंपनी अच्छी है, परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है, इसीलिए तो अवार्ड मिला। जिस एक्सीलेंट रेटिंग जो मिली है उसी की बात हम करने वाले आगे, तो वो इसलिए मिली क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आपका एक हाथ बच्चा गलत निकल भी गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें उनकी सही चल रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ओवरऑल कितना है कंपनी का, उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसको पैसा दिया उसमें इरेडा की कोई खुद की कोई गलती नहीं थी, गलती थी जेंसोल। लेकिन इरेडा ने ओवरऑल परफॉर्म जो किया है FY 24-25 में वो अच्छा किया, एक्सीलेंट किया, जिसकी वजह से उनको एक्सीलेंट रेटिंग मिली बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो चलो वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो एक्सीलेंट MOU रेटिंग मिली है ना कंपनी को, वो क्या है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करती है एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मतलब MOU विद द PSU कंपनीज के साथ। मींस उनको कंप्लीटली एनालाइज करती है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, पूरा उसको स्कोर देती है कि देखो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको अच्छे स्कोर मिलेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलेगी। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट किस तरीके से, जैसे इरेडा के पास खुद तो पैसा बन नहीं रहा है, तो वो गवर्नमेंट की साइड से पैसे लेगी, उसके बाद कंपनी को प्रोवाइड करेगी, मैनेज करेगी पूरा उसको, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएगी। उस तरीके से इरेडा परफॉर्म करने वाली है। गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वेस्ट कर नहीं सकती, तो इन कंपनीज के थ्रू वो हेल्प करते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए। जैसे नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, चलो वो तो आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से एनालाइज करती है। तो गवर्नमेंट क्या क्या चीजें देखती है, टारगेट किसी चीज को करती है, ये देखो तो लोन ग्रोथ के बारे में देखती है कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से कंपनी की चल रही है उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद एसेट क्वालिटी क्या है कंपनी की, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का किस तरीके का चल रहा है, उसके साथ में ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की कितनी अच्छी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट पूरी रेटिंग डिसाइड करती है कंपनी की। उसके बाद ईयर एंड में गवर्नमेंट उसको फाइनल रेटिंग देती है। तो इस MOU में स्पेशली इरेडा की बात करें तो कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो कंपनी ने एक्सीलेंट रेटिंग अचीव की है। इसमें द कंपनी हैज अचीव्ड मोर देन 90% ऑफ इट्स टारगेट।
मतलब जो टारगेट थे उसके 90% कंपनी ने अचीव किए हैं। एग्जीक्यूशन क्वालिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इज टॉप क्लास। तो इरेडा हैज अचीव दिस एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द 5th consecutive ईयर्स विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एनी PSU कंपनी। और इरेडा ने जो स्कोर अचीव किया है वो है 96.42 आउट ऑफ द 100 स्कोर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। दिस इवैल्यूएशन इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE की साइड से ये रेटिंग दी जाती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो स्कोर है ये हमें एक्चुअली बताता क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट इज अंडर कंट्रोल है। देखो फाइनेंस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है। उसके बाद में लोन डिसबर्समेंट जो है वो कंप्लीटली डिसिप्लिन में हो रही है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही कंपनी के ऊपर इन्होंने सारा पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं है, कंप्लीटली डिसिप्लिन वे में काम चल रहा है। जेंसोल के केस को अगर हम छोड़ दें तो इरेडा की कोई और न्यूज़ हमें पिछले 5 साल के अंदर नहीं देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी कंपनी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गवर्नेंस स्टैंडर्ड आर इम्प्रूव्ड। पहले जो चीज़ें चलती 5 साल पहले 6 साल पहले, उसको भी बारे में आगे बात करेंगे। पहले इरेडा इस तरीके से परफॉर्म नहीं करता था। और ये जो रेटिंग है ये किस तरीके से इसके बिजनेसेस को हेल्प कर सकती है, तो राइजिंग फंड्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपका बिजनेस अच्छा है, गवर्नमेंट से रेटिंग अच्छी है, तो जो इनको फंड्स लगने वाले हैं आगे प्रोवाइड कराएंगे, तो उस ये भी तो कहीं ना कहीं से फंड्स लेंगे, तो वो भी एक उसका भी ये इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो अगर आप मार्केट में अच्छी वैल्यू होल्ड करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा ना वो आपको कम मिल पाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मिलेगा, तो आगे आप जो फाइनेंस करेंगे उसमें मार्जिन कितना कमा पाओगे, कम कमाओगे। तो अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो आप अच्छे मार्जिन बीच में कमा सकते हो। साथ में गेटिंग लार्जर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अगर कंपनी वेल परफॉर्म कर रही है, वेल मैनेजमेंट के साथ परफॉर्म कर रही है, तो आपको लंबे प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स जो आगे कंपनी कर ही रही है, हाइड्रोजन के सेगमेंट में जाने वाली है, हाइड्रोजन एनर्जी के, उसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में काम कर ही रही है, तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो इरेडा को मिल सकते हैं। उसके साथ में जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इरेडा के ऊपर बना रहेगा। इन सभी चीज़ों के साथ साथ हमने इरेडा की कुछ और चीज़ें भी आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। मीन जैसे कि इरेडा की जो स्टोरी है ना वो पूरी टर्न अराउंड हुई है। अगर आप 2019-2020 के आसपास की अगर इरेडा की रेटिंग देखोगे ना तो वो बहुत ही फेयर रेटिंग है। तो इरेडा की सिचुएशन अभी इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना, वो एकदम से नहीं हुई है, इसमें एक लंबी जर्नी है। मीन्स ऑलमोस्ट 45 से 50% के आसपास कंपनी को रेटिंग मिलती थी, जिससे वो फेयर रेटिंग में आता था, जिससे साफ साफ दिखता था कि कंपनी कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन उसके बाद आफ्टर 5 ईयर अगर आप देखोगे जो ये रेटिंग मिली है उसमें चेंजेस क्या क्या मिले, बहुत बड़े चेंजेस कंपनी ने किए थे। कंपनी ने मैनेजमेंट रिफॉर्म किया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। उसके बाद में लैंडिंग बिकेम मोर रिस्क फोकस्ड। देखो कंपनी का काम तो केवल पैसे देने का है, तो उसमें रिस्क देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपनी ने जो बिजनेसेस ज़्यादा रिस्की थे उन चीज़ पे ध्यान दिया। रिस्क फोकस्ड कंपनी ने अपनी जो लैंडिंग की थी वो उस तरीके से की। उसके बाद में इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी पुश है ना, उसने काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज की इरेडा की फाइनेंसिंग को। तो ये बहुत ज़्यादा है। और किसकी साइड से हुआ? गवर्नमेंट की साइड से हुआ। गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली जिसकी वजह से कंपनी ने ग्रोथ की। साथ में इन्होंने प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड एग्जीक्यूशन इंप्रूव किया अपना। कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, आगे कितना पोटेंशियल है, किस तरीके से बिजनेसेस हो सकते हैं, ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, इन सारी चीज़ को इवैल्यूएट किया, बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से की, जिसकी वजह से इरेडा के नंबर में और इरेडा की मतलब ग्रोथ में हमको साफ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों हम आपको ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन। तो आगे बात करते हैं इसकी लोन बुक की ग्रोथ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उसी के बेस पे इसका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 आप देखेंगे कि इरेडा टोटल लोन बुक हैज रीच्ड 87,975 करोड़। एक बहुत बड़ा नंबर कंपनी होल्ड करती है, जो रिप्रेजेंट करती है 28% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर टोटल इरेडा को एनालाइज किया जाए इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो इरेडा आज की डेट में लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंस कंपनी है। एक NBFC कंपनी है जो एक्टिवली फाइनेंस करती है किन किन प्रोजेक्ट्स को, सोलर प्रोजेक्ट्स को, विंड एनर्जी को, हाइड्रो पावर को, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को।
तो बहुत बड़ा सेगमेंट कंपनी फिलहाल अपने बिजनेसेस में होल्ड करती है। तो ये तो हो गई इसकी रेटिंग्स की बात। लेकिन दूसरा जो मैंने नंबर्स की बात की है ना, कि नंबर्स किस तरीके से आए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मींस इरेडा की नंबर्स भी आ चुके हैं। प्राइस फिलहाल 141 के आसपास चल रहा है। ओनली 40,000 करोड़ की कंपनी है, 21 के पीई पे ट्रेड कर रही है। सेल्स अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे 25% इंक्रीज हुई है। दिसंबर 2025 में 2130 करोड़ की सेल्स हुई थी। दिसंबर 2024 में 1698 करोड़ की सेल्स हुई थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख सकते हैं इंक्रीज देखने को मिला है। 2000 करोड़ की सेल्स थी, यहाँ पर 2100 करोड़ की सेल्स है। ईबिटा अगर देखेंगे वो भी 23% इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 38% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 425 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 585 करोड़ का नेट प्रॉफिट फिलहाल देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर में भी 32% की इंक्रीज देखने को मिली है। दोस्तों एक चीज़ दिमाग में हमेशा आती है, सभी की आती है, मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, कि भाई नंबर तो इतने एक्सीलेंट हमको देखने को मिले हैं, ये नंबर तो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये बताइए कि प्राइस इतना क्यों डाउन होता हुआ दिख रहा है। प्राइस तो बढ़ ही नहीं रहा। ज़्यादा प्राइस में कम मूवमेंट देखने को मिली है कि 133 143 के आसपास ट्रेड ही कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के आसपास का मैं चार्ट अगर आपको दिखाऊं, या फिर चलो दिखाई देता हूँ एक साल का चार्ट, तो आप देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन फेज जैसा है। 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था फरवरी 2025 के आसपास, और उसके बाद में भाई मार्च से स्टार्ट हो जाता है और एक कंसोलिडेशन फेज चलता है इसका 170 से लेके डाउन ही है ओवरऑल 140 के आसपास। तो भाई प्राइस तो एकदम से नहीं बढ़ता। 130 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एकदम से ही तो 200 पहुंच नहीं जाएगा। और इस टाइम पे पूरा ओवरऑल मार्केट अगर आप देखेंगे, पूरा एनर्जी सेगमेंट अगर आप देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है वो कुछ वेल परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इरेडा के लिए भी ये एक थोड़ा सा ऐसा ही पॉइंट है, सभी स्टॉक एक साथ नहीं भागते हैं। तो फ्यूचर में नंबर अच्छे मिल सकते हैं देखने के लिए। अगर स्टॉक में अगर सेगमेंट में ही मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी तो भाई इरेडा के अंदर भी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन हमको ये समझ के चलना पड़ेगा कि जो ये चीज़ें होती हैं ना, जो ये डेवलपमेंट होती हैं कि एक्सीलेंट रेटिंग मिली, परफॉर्म अच्छा कर रही है, भले ही स्टॉक कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई शॉर्ट टर्म गेम तो है नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म ही चल रहे हैं तो ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस टाइप की न्यूज़ जो अपडेट आती हैं उनको हमेशा ध्यान में रखिए, और हम भी रेगुलर अपडेट देते रहते हैं कंपनीज की। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपने पैसा लगाया है कि नहीं लगाया है, आपने कितने स्टॉक किस प्राइस पे बाई किए हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम ऐसी ही डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।